हेलो मेंबर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे केमिकल काइनेटिक्स और अब तक हम लोग बात कर चुके हैं लोमा एंड रेट लॉ के बारे में। क्या होता है लोमा या क्या होता है रेट लॉ? तो लोमा में हमने बताया था कि जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन और उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के एज अ पावर के रूप में, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जबकि रेट लॉ में क्या होगा कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखा जाएगा, यानी यहाँ पे देखा जाएगा कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली, ऐसे समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली कितनी पावर आ रही है। तो इस ए को कन्वर्ट कर देंगे अल्फा में और बी को कन्वर्ट कर देंगे बीटा में। और फिर यहाँ से हम लोगों ने देखा था कि रेट इज इक्वल टू क्या आएगा सर? यहाँ पे आ जाएगा के ए पे पावर ए, बी पे पावर बी, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे सामने, जिसमें ये क्या है, इट इज़ अ रेट कांस्टेंट, या इसी को हम लोग एक और नाम दिए थे, क्या नाम देते हैं इसको? वेलोसिटी कांस्टेंट, या इसी को हम लोग नाम देते हैं स्पेसिफिक रेट वैल्यू। ठीक, तो तीन नाम है इसके। ठीक, अब हमें क्या करना था? हमें इसी के बारे में कुछ बातें करनी थी, हमें इस के बारे में ढेर सारी बातें करनी थी। और आज की क्लास में हम सबसे पहले के बारे में बात करेंगे, फिर के की यूनिट्स देखेंगे बारी बारी, और उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे। मैंने पिछले लेक्चर में ये भी बता दिया था कि अगर हम के की यूनिट यहाँ से डायरेक्ट निकालना चाहें तो नहीं निकलेगा। यहाँ पे इस केस में हमको ए और बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, और ए की वैल्यू को लेना, दैट मीन्स ऑर्डर। तो ऑर्डर की बात करेंगे, फिर वैल्यू निकालेंगे और फिर हम कहानी को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम रेट कांस्टेंट देखेंगे। तो हेडिंग क्या होगा? हेडिंग होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, तो यहां पे आएगा रेट कांस्टेंट इज मेजर ऑफ द। अच्छा, एक चीज हमने बात कर ली थी पहले, उसको हम क्लियर कर देते हैं कि एक्चुअल में रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं? दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है? इक्वल है। इक्वल क्यों है इसको समझा दे रहा हूँ मैं। इक्वल होने का कारण ये था कि हमने देखा था कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो आर इज इक्वल टू क्या होता है? के ए पे पावर ए, बी पे पावर बी, और यहाँ पे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ, यानी यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ले लूँ मैं रिएक्टेंट का, तो उस केस में आर बराबर क्या मिलेगा मुझे? के। यानी यूनिट कॉन्सेंट्रेशन पे किसी भी रिएक्शन के लिए क्या होगा? रेट कांस्टेंट ही रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रोल था, यानी ये और कुछ नहीं है, यानी रेट कांस्टेंट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। यानी ये एक प्रकार का रेट ऑफ रिएक्शन ही है ना। बस ये क्या है? यूनिट कॉन्सेंट्रेशन पे काम करता है। अब जैसे इसके बाद अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो आप इससे क्या कर रहे होंगे? मतलब ये वैल्यू तो फिक्स है, उसमें मल्टीप्लाई हो रही होगी, है ना। ये पहले क्लास में अच्छे से समझाया था, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, तब आपको फील ये रहेगा कि एक्चुअल में ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार का रेट ऑफ रिएक्शन ही है। तो रेट कांस्टेंट इज मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन greater is the value of the rate constant faster is the reaction। क्या मतलब है इसका? पहला कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं रेट कांस्टेंट की, कुछ बेहतरीन बातें, कुछ कहानियां समझ रहे हैं, उसके कैरेक्टर को समझ रहे हैं। तो रेट कांस्टेंट क्या है? मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, फास्टर इज द रिएक्शन। मतलब क्या है? मतलब यार सीधा सीधा है कि अगर के जितना बड़ा होगा, ठीक है ना, के जितना बड़ा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही क्या होगा? फास्ट होगा। समझ में आ रहा है? यानी के की वैल्यू जितना बड़ी
उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड बताता है किसी भी रिएक्शन की, ये है ना। तो स्पीड क्या होगी, फास्ट, अगर के की वैल्यू क्या होगी, बड़ी, है ना। सिंपल समझ सकते हो। आर इज इक्वल टू, यहाँ पे के है ए पे पावर ए, बी पे पावर बी, है ना। यहाँ पे के अगर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है ये बढ़ जाएगा, है ना। एक तो सिंपल तरीका है। दूसरा, मान लो एक टॉफ़ी का दाम अगर मान लेता हूँ 5 रुपया है ना, ऐसे लिया था हम लोगों ने। और एक दूसरी टॉफ़ी है, ठीक है ना, ये मैंगो फ्लेवर है, मान लेता हूँ ये मैंगो फ्लेवर है। और एक टॉफ़ी दूसरी है ना, एक टॉफ़ी दूसरी है, ये कौन सा फ्लेवर है, लीची फ्लेवर है, इसके अलावा मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने मान लिया 10 रुपये का है ना। वैसे तो इसको 5 रुपये मिलना चाहिए, इसको 10, चलिए फिर भी एक टॉफ़ी 10 रुपये का है, यहाँ पे एक टॉफ़ी 5 रुपये का है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी 10 टॉफ़ियाँ ले रहा हूँ, इसकी 10 टॉफ़ियाँ और इसकी 10 टॉफ़ियाँ, तो किसमें ज़्यादा पैसा लगेगा मेरा? इसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, 100 रुपये लग जाएगा, इसमें 50 ही लगेगा, है ना। फ़र्क समझ रहे हैं ना। अगर इसका यूनिट वैल्यू ज़्यादा होगा, है ना, इसकी यूनिट वैल्यू क्या है, ज़्यादा, इसकी यूनिट वैल्यू इसके कंपेरिजन में कम, तो इसकी होल वैल्यू क्या हो रही है, कम, और इसकी होल वैल्यू क्या हो जा रही है, ज़्यादा। यही कारण है कि अगर के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उस केस में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि यूनिट के लिए यूनिट कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या है, ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन है ना। यानी कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 है तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो और बढ़ेगा ही, है ना। बस इतना समझना था। इस लाइन से आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्या अर्थ है इसका। ओके, ठीक। दूसरे नंबर पे डिफरेंट रिएक्शन, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट रेट कांस्टेंट, यानी जो रेट कांस्टेंट होगा वो अलग अलग रिएक्शंस के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। डिफरेंट वैल्यू डाल देना, डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। तीसरी बात यदि हम कर लें तो तीसरी बात क्या होगी कि द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर, ये भी बच्चों वाली बात है, पर्टिकुलर रिएक्शन। सिंपल इतना ही लिखूंगा, ठीक है ना। पर्टिकुलर रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर मान लो एक ही रिएक्शन हो रहा है, मतलब सिंगल एक पर्टिकुलर कोई रिएक्शन है, तो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो रेट होगा, रेट कांस्टेंट जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बस टेम्परेचर तुम कांस्टेंट रख देना, है ना। तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, फिक्स। एक रिएक्शन के लिए एक रेट कांस्टेंट होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट। यानी एक टाफी है, मैंने कल भी बताया था, एक टाफी जैसे मैंने ले लिया कोई भी टाफी, तो उस टाफी का दाम यदि 5 रुपया है तो उसकी कहीं से भी आप टाफियाँ लेंगे, एक टॉफी का दाम आपको हमेशा क्या मिलेगा, 5 रुपया। लेकिन आपने टाफी चेंज किया, 5 रुपया चेंज, ठीक है ना, मैंने वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये कहने का मतलब है। ओके, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। द वैल्यू ऑफ द, अगला नंबर लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट चेंज विथ टेम्परेचर। ये बच्चा जानता है ना। भैया टेम्परेचर आएगा तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी महंगाई आएगी तो 5 रुपये की जगह पे 7 रुपये होगा, 8 रुपये होगा, है कि नहीं है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने एक टॉफ़ी है पहले जो 5 रुपये में मिल रही थी, अगर महंगाई आ गई, है ना, तो यही टॉफ़ी कितने में हो जाएगी, 7 रुपये में हो जाएगी। सिंपल, यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्लूड कर दिया गया है कि ये जो रेट कांस्टेंट है वो चेंज हो जाता है जब टेम्परेचर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, चेंज। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो पहला क्या बोल रहा था कि जितना रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ाओगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है ना। अगर अलग रिएक्शन ले रहे हो तो उसके इसमें रेट कांस्टेंट भी अलग हो जाएगा। एक रिएक्शन के लिए एक वैल्यू आपकी होगी रेट कांस्टेंट की, ठीक है ना। और रेट कांस्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर के बिहाफ पे, टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे चेंज होता है। यानी टेम्परेचर में चेंज लाओगे तो रेट कांस्टेंट यानी कि की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और है 5वें नंबर पे, इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। सच है। एक टॉफ़ी का दाम 5 रुपया है, ठीक है ना, एक टॉफ़ी का दाम 5 रुपया है। तुम 10 टॉफ़ी लो, 20 टॉफ़ी लो, 50 टॉफ़ी लो, 100 टॉफ़ी लो, क्या उस पर डिपेंड कर रहा है इसका वैल्यू? नहीं, ये तो ऑलवेज एक टॉफ़ी का दाम 5 ही रुपया रखा हुआ है ना। समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? मतलब जो टॉफ़ी का दाम है वो तो फिक्स है ना, ये फिक्स है। अब तुम जितना ले रहे हो उससे इसका कोई मतलब नहीं कि अब देखिए कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे समझिएगा, कई लोग ऐसे सामान खरीदने जाते हैं जैसे थोक में लेते हैं। समझ पा रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए मैं एक टॉफ़ी यहाँ पे 5 रुपये में ले रहा हूँ, अब मैं 100 टॉफ़ियाँ ले रहा हूँ, तो दुकानदार हमसे कहेगा कि 100 टॉफ़ी ले रहे हो, चलो ठीक है मैं 4 रुपया लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होगा। समझ पा रहे हो ना कि 4 रुपये के हिसाब से हम तुमको 100 टॉफ़ियाँ देंगे। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हमारी जो वैल्यू है वो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में ये चीज़ें तब के लिए होती है जब जैसे हम कपड़ा वगैरह खरीदने जाते हैं, तो ज़्यादा कपड़े ले लेंगे तो दुकानदार हमको ज़्यादा छूट दे देगा। अरे वो छूट वूट कुछ नहीं देता, आप सबको पता है। वो पहले ही आपको मान लीजिए सामान है 200 रुपये का, तो 300 रुपये पहले ही बोल देगा, है ना। तो कम करते 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 आपसे 250 में ले लेगा। आप कहेंगे हम 200 देंगे, वो कहेगा नहीं 290 दे दीजिए। आप कहेंगे चलिए ठीक है 220 ले लीजिए, वो कहेगा ठीक है चलिए 280 दे दीजिए, ठीक है ना। फिर आप कहेंगे चलिए ठीक है 230 दे दे, कहे चलिए अपना हमारा ना आपका 250 में काम खत्म, इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते, 50 रुपया कम कर दिए। समझ पा रहे हैं? तो 50 रुपया उसने क्या कर लिया, ले ही लिया, है ना। अब सपोज कर लीजिए वही 4 कपड़े आप खरीद रहे हैं, तो बस वही करेगा कि 250 की जगह पे 230 लगा लेगा, यही ना करेगा। तो वो चीज़ें क्या है कि वेरी कर रही हैं, बट एक्चुअल में क्या है कि वहाँ कहानी अलग हो जाती है। लेकिन जैसे यहाँ पे जहाँ पे आप देखेंगे, जैसे अच्छा बिस्किट के पैकेट पे ही जाते हो तो देखते हो ना, बिस्किट के अंदर अगर आप देखो तो खुला बेच रहे हो तो 5 रुपये का एक मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे खुला ले रहे हो तो 5 रुपये का एक, तो 12 शायद आता है पार्ले जी में, कितना ऐसे समथिंग आता होगा, 12 या 15 आता है, गिरा नहीं हूँ मैं। मान लीजिए 12 आ रहा है, तो 12 पचे कितना होगा, 60 होगा, 60 रुपये होगा 5 रुपये के हिसाब से। लेकिन अगर एक पूरा बंडल ले रहे हो तो 50 से मिल गया। समझ पा रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो एक टॉफ़ी का दाम है वो बढ़ेगा घटेगा नहीं। ये सब थोक वाला काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सेम कहानी यहाँ पे है कि जो वैल्यू होती है केक की वो डिपेंड नहीं करती कि कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी है या रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है। ओके, कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा लो होगा उससे लेना देना नहीं है केक को, ठीक है ना, ये डिपेंड करता ही नहीं है। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। छठी बात जो हमको समझनी थी और सुननी थी, है ना, जिसको सुनने के लिए कान तरस रहा है, ठीक है ना। इट्स ए यूनिट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट। समझ पा रहे हैं? मतलब जो यूनिट है इसकी, किसकी यूनिट सर, के की जो यूनिट है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है ये देखते हैं हम लोग, है ना। क्या यहाँ तक समझ में आ गया, है ना। इट्स वैल्यू का मतलब समझे, इट्स वैल्यू का मतलब किसकी वैल्यू, के की वैल्यू। के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है। हाँ देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट बोलिए या ऑर्डर ऑफ एक्चुअल में रिएक्शन बोलिए, है ना, रिएक्शन किस ऑर्डर का रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्या होता है ये, तो हेडिंग डालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या इसके बारे में समझ गया? पहली बात, जितना बड़ा के उतना फास्ट रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट फटाफट बताइए सर, अगर डिफरेंट रिएक्शन तो डिफरेंट वैल्यू, सेम रिएक्शन तो सेम वैल्यू। ओके, टेम्परेचर आएगा तो चेंज होगी वैल्यू। उसके बाद ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। इसके बाद इसकी जो यूनिट होगी वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। ओके ठीक, चलिए अब हम हेडिंग डालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि। ठीक, अब क्या होता है, तो ये होता है द सम
of power of the sum of power of concentration of reactants in a rate law, ठीक है ना, in a rate law, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन, rate law expression is called order of reaction, order of reaction, order of reaction, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसने पहले ही बोल दिया कि रेट लॉ का एक्सप्रेशन होना चाहिए, रेट लॉ का क्या होना चाहिए, एक्सप्रेशन, और उस केस में जो सम होता है पावर का, ठीक है ना। पहले तो रेट लॉ समझ पा रहे हैं ना, रेट लॉ में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली चीज़ें चलती हैं, है ना। लोमा में क्या होता है, थियोरेटिकली चलती हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि हमको अल्फा या बीटा मान के चलना होगा, है ना, अल्फा या बीटा मान के चलना होगा। जैसे मान लो, अगर सपोज कर लो कि मेरे पास कोई रिएक्शन है, मैं यहाँ पे कोई इक्वेशन ले लेता हूँ, हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, याद रखेंगे ना, कोई ऐसा होता नहीं है, ये मैंने सोचा अपने मन में, ठीक है। रिएक्शन हुआ सी स्मॉल डी कैपिटल डी। अब देखना ध्यान से, तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए की कॉन्सेंट्रेशन ए इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन बी, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे रेट इज इक्वल, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो के हो जाएगा ए पे ए इंटू, सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक्चुअल में अल्फ़ा होगा, यहाँ पे भी बीटा होगा, यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे बीटा, ओके। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन आएगा, ओके, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो अल्फ़ा है और ये जो बीटा है, ये जो अल्फ़ा है और ये बीटा है, मुझे इसी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, इसी का सम कर देना है, ठीक है। क्योंकि इसने क्या बोला था, सम ऑफ पावर, यानी जो पावर है उनका सम करना है, ओके। तो अल्फा और बीटा को मैं जोड़ दूंगा, तो जो आंसर मिलेगा दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, बस। अब हम अगर ऐड कर रहे हैं तो जो वैल्यू मिलेगी वो हमें बताएगी कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। लेकिन आखिर रिएक्शन के ऑर्डर से हमें पता क्या चलता है, इंपॉर्टेंट तो ये भी है ना। देखिए, ऑर्डर का जो रिएक्शन होगा वो हमें ये बताएगा कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन पे किस कदर डिपेंडेबल है, समझ पा रहे हैं। जैसे अभी आप देखोगे ना तो आपको मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब ये कि जो हमारा रेट है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट, किसी एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अगर आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, अभी मैं समझाऊंगा सीधा सीधा। तो उसका मतलब जो रेट है वो लगभग दो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। जीरो आ गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका मतलब ये होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये होगा कि भैया जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसी भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर है वो हमें ये बताएगा। आई होप समझ गए होंगे, ओके। तो इस चीज़ को हम अच्छे ढंग से समझते हैं कि हम ऑर्डर निकालेंगे कैसे। उसमें भी इंपॉर्टेंट ये कि सर ये अल्फ़ा और बीटा आया है तो इसको कैसे हम डील करेंगे, है ना। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इट इज़ अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, है ना, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है ये, ठीक है। ये कोई स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अगर ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, यहाँ पे देखेंगे अल्फ़ा और बीटा अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है तो उस केस में ये ए और स्मॉल बी के बराबर नहीं होगा, है ना। देखिए मैक्सिमम कोफिशिएंट, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अरे यार कब तक दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, एक काम करता हूँ, देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, देखते हैं, मैं एक एक करके ऑर्डर आपको दिखाता हूँ, ठीक। ऑर्डर देखिएगा, उससे पहले बस इतना लिख लीजिएगा कि ये जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर कैन बी 0 1 2 3, ठीक है ना, यानी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। कैन बी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, यानी 1/2 2/3 ऐसा समथिंग हो सकता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट करके लिख लेंगे। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिएगा कि ऑर्डर कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ऑर्डर कभी भी क्या नहीं हो सकता, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी मोर देन 3, ठीक है ना, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है भैया। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है ना, फ्रैक्शन में भी दे सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं 3 से ज़्यादा हो सकता है, इसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। पहले यहाँ से हम आगे बढ़े, पहले हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना सीखें। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये होगा कि जो अल्फा प्लस बीटा है उसको अगर मैं जोड़ूं तो मुझे क्या मिल जाए 1। ध्यान देंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए मुझे 1, तो उसे हम क्या बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब जैसे मेरे पास है N2O5, मैंने रिएक्शन कराया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला NO2 एंड हाफ O2, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए। ओके, तो N2O5 टू NO2 प्लस हाफ O2 ये रिएक्शन के दौरान आपको मिलेगा। इसको याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। अब ध्यान से समझिएगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा ध्यान देंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है सर? प्रथम कोटि की अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक की जो कोटि होती है वो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक। तो अभिक्रिया की कोटि अगर 1 तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया की कोटि 2 तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही मेरा रिएक्टेंट है, पूरा यही मेरा क्या है, रिएक्टेंट है। अगर रिएक्टेंट ये है और रिएक्टेंट के बगल में अगर ध्यान से देखा जाए तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है, ठीक है ना। हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, हमेशा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है ना, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा यहाँ पे क्या होगा और बीटा क्या होगा सर? अल्फा और बीटा चूंकि आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट थे। हम जो हाइपोथेटिकल इक्वेशन ले रहे थे तो वहाँ पे 2 इक्वेशन ले रहे थे, एक रिएक्टेंट ले रहे थे, एक ए और दूसरा बी। फिर रिएक्शन हो रहा था तो सी, फिर स्मॉल डी, फिर कैपिटल डी, ये आ रहा था। अब देखिए यहाँ पे 2 रिएक्टेंट थे, है ना, तो 2 रिएक्टेंट हो रहे थे तो हम लोग क्या लिखते थे, रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए पे पावर ए इंटू बी पे पावर बी, यही बोलते थे। ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। फिर ये जो ए और बी आ रहा था इन दोनों रिएक्टेंट का था, यहाँ पे रिएक्टेंट मेरे पास एक ही है तो जाहिर सी बात है मेरे पास दूसरा वाला ऑप्शन होगा ही नहीं, है ना। अब वो भी यहाँ पे ए नहीं लिखना है, यहाँ पे तो अल्फा लिखना है। मुझे ए को क्या मान लेना है, ए को मान लेना है अल्फा, अब बी को क्या मान लेना है, बीटा। ओके, ए को मानना है अल्फा, बी को मानना है बीटा। अब प्रश्न ये उठता है कि हम रखे तो रखे क्या और करें तो करें क्या यहाँ पे, है ना। मतलब यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, हम कैसे रखें, क्योंकि हम तो प्रैक्टिकल किए नहीं है इसका, है ना। तो मैक्सिमम चांसेस में ये जो आपका ABCD होता है वही अल्फा बन जाता है, समझ पा रहे हो ना, यानी ये जो है वही अल्फा बन जाएगा, बी जो होगा वो बीटा बन जाएगा। तो इस केस में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास केवल और केवल ए है, बी है नहीं, तो बी नहीं है तो इसका मतलब बीटा क्या हो जाएगा, 0। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो अल्फा प्लस बीटा मतलब ए प्लस 0 ही करूंगा ना। ए है क्या मेरे पास 1, तो 1 प्लस 0 दैट मीन्स 1, तो अभिक्रिया की कोटि क्या मिल गई आपको 1। लेकिन ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, मैक्सिमम रिएक्शन तो आपको ऐसे ही मिलेंगे जिसमें आप क्या कर लोगे, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को अल्फा और बीटा मान लोगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसे भी रिएक्शन मिलेंगे, जैसे अभी आपको मैं 0 वाला दिखाऊंगा, है ना, ऐसे मैं आपको फ्रैक्शनल वाला दिखाऊंगा, तब आपको फील हो जाएगा कि एक्चुअल में ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे काम नहीं करता है, ये सच में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लेता है। क्लियर है ना। फिलहाल में आपको क्या करना है, फिलहाल में आपको यही करना है कि भैया जो रिएक्शन दिया है उसमें रिएक्टेंट के बगल में जो रिएक्टेंट स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है दिया गया है उसी को हम लोग अल्फा और बीटा मान के काम चलाएंगे अपना, ठीक है। तो ये क्या है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसे ही हम सेकेंड देख सकते हैं रिएक्शन NH4NO2, अगर रिएक्शन हो रहा है तो क्या बनाएगा, N2 बनाएगा और 2H2O, ठीक है ना। ये दूसरा हमारे पास रिएक्शन देखने के लिए मिला। अब दूसरे में भी ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के बगल में क्या है 1 है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। देख के हम बता देंगे, है ना। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, इसमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस रिएक्टेंट के कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, N2O5 पे, यहाँ पे NH4NO2 पे। ओके ओके, समझ में आया। ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, मुझे इसके बाद इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं, आप खुद देख लेंगे, है ना भैया। जब भी कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर जो हो रिएक्शन का वो 1 हो तो उसे हम फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन बोलेंगे। ओके।
और इस चीज़ के लिए आपको एग्जाम्पल देना जरूरी है ना, जब भी लिखे एग्जाम्पल जरूर है, ठीक। अब सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन हम देखेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन जैसे हमारे पास 2HI है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये क्या बनाएगा सर H2 प्लस I2, H2 प्लस I2। अब ध्यान से देखिए, यही है रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट के बगल में क्या है 2 है, इसका मतलब स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमको 2 मिल गया ना। अब 2 मिलने का मतलब यही मेरा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन खत्म, ठीक है ना। क्या इसमें कोई दिक्कत बताइए, नहीं, तो अच्छी बात है। यहाँ पे NO2 मैंने ले लिया और भी 2, तो उस केस में हमको क्या मिलेगा, एक तो हमको मिल जाएगा NO, फिर दूसरा मिल जाएगा O2, मिल गया। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे 2NO2, तो यहाँ पे भी रिएक्टेंट कितना है अपना 2, यानी रिएक्टेंट के जस्ट बगल में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा अपना, यही अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। आई होप समझ गए होंगे, है ना। अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं, हेडिंग डाल देता हूँ मैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालोगे क्या मिलेगी 2, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी 2, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1। अब यहीं से हम थर्ड ऑर्डर का देख लें, है ना, थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इसमें क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी कितनी होगी 3 हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेंगे 2NO प्लस O2, 2NO प्लस O2, तो हमको क्या मिल जाएगा 2NO2, ठीक है ना, ये मिल जाएगा हमको। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं, रिएक्टेंट कितने हैं 2, एक रिएक्टेंट के बगल में 2 है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और एक के बगल में 1 है, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। भाई ए की वैल्यू यहाँ पे 2 मिल रही है, बी की वैल्यू 1 मिल रही है, तो ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको 3 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा भाई, ए प्लस बी मतलब 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। हमने ए को क्या माना है, ए को मान लिया अल्फा और बी को मान लिया बीटा, तो उस केस में हमको मिल जाएगा वैल्यू, ठीक है ना, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1, तो भी मिल गया 3, समझ में आया ना। तो ऐसे केसेस में तो हमारा काम आसान तरीके से हो जा रहा है ना, यही समझना था आपको। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है 3 हो जा रही है। ऐसे और भी रिएक्शन हम देख सकते हैं, और भी रिएक्शन अगर हम देखें तो जैसे हमारे पास हाँ 2NO2 है और फिर यहाँ पे मेरे पास क्या है O2 है, ठीक है ना, 2NO2 और नहीं, एक काम करते हैं, इसको हटाओ, O2 को हटाओ, Cl2 लगा दो, ठीक है ना। तो 2NO2 और फिर क्या है हमारे पास Cl2 है, तो क्या बनेगा हमारे पास सर NOCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा NOCl, NO हटाओ, ठीक है ना। तो 2NO प्लस Cl2, तो मिल जाएगा हमको 2NOCl। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ भी क्या है, 2 रिएक्टेंट है, एक ये और एक ये, दोनों है, इन दोनों में इसके पास क्या है 2 है और इसके जस्ट बगल में 1 है, तो a प्लस बी करेंगे 3 आएगा, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं और एग्जाम्पल क्या क्या है, ओके, ठीक है। अब इसके आगे बढ़े, अब इसके आगे हमारे पास आता है 0 ऑर्डर का रिएक्शन। ये तो सब नॉर्मल था, इसमें कुछ भी नहीं था। 0 ऑर्डर का रिएक्शन देखो, 0 ऑर्डर का रिएक्शन, हाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे ऑफ नहीं लगेगा, सॉरी, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब ध्यान से समझेंगे, इसमें हम एग्जाम्पल कौन सा ले रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग NH3 का। NH3 को हमने हीट किया तो क्या बनाएगा N2,3H2, यही बनाएगा, यही तो बनाता है। अमोनिया को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो N2 प्लस 3H2, यही बनाएगा, बिल्कुल। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे बगल में 2 है, यानी स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2 है ना। तो इस केस में हमको क्या नजर आ रहा है कि सर अल्फा प्लस बीटा, चूंकि रिएक्टेंट तो एक ही है ना, और उसके बगल में कितना है 2 है, तो इसका मतलब बीटा 0 हो जाए भले ही, लेकिन अल्फा क्या है अल्फा 2 है ना, अल्फा 2 है, तो दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए 2, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है 0, यहाँ पे क्या होता है 0। अब समझ पा रहे हैं खेल क्या हुआ यहाँ पे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नज़र आ रहा है हमको कि इस केस में, यानी इस केस में हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3। समझ पा रहे हैं,
यानी NH3 के कॉन्सेंट्रेशन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है ना। यानी अगर हम इस चीज़ को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के NH3 के ऊपर 0। अच्छा, वहाँ पे जितना मैं करवाया हूँ वहाँ पे आप लिख सकते हो रेट इज इक्वल टू के, बाकी जिन लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी थी वो लिख देना, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पे क्या मिल गया, रेट इज इक्वल टू के NH3 पे पावर 0। सीधा समझ लेना, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या होगा कि अभिकारक के ऊपर जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, 0। यानी NH3 के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, ये 0 ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन देख लें, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे, जैसे S2 है फिर Br2 है ना, रिएक्शन हुआ तो क्या बनाएगा, 2HBr बनाएगा। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होना चाहिए, 1 और 1 2, लेकिन यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 2 नहीं होगा, है ना, 2 नहीं होगा। तो कितना होगा, ध्यान से समझेंगे। एक्चुअल में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे लिख देना पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0 ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी 0, या सीधा सीधा रेट इज इक्वल टू के आर पे पावर क्या आएगा, 0, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, फ्रैक्शनल होगा। फ्रैक्शनल मतलब कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/2। देखो कैसे, अगर मैं इसको निकालूं तो निकालते वक्त मुझे ये दिखाई देगा कि रेट इज इक्वल टू जो के है यहाँ पे H2 पे पावर 1 और Br2 पे पावर हाफ, समझे। यानी इस तरीके की कहानी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब आप कहोगे क्यों, तो एक्सपेरिमेंटल है, पहले ही बोला था रेट लॉ पे डिपेंड करेगा। 3 ठो आपको लगा, 3 ठो देखा आपने तो आपको लगा कि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखेंगे काम खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने पहले ही बोल दिया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि भैया हम रेट लॉ के एक्सप्रेशन पे देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पावर कितनी है, उसका सम कर देंगे, वही ऑर्डर बन जाएगा उस रिएक्शन का, है ना। पहले हमको क्या देखना है, रेट लॉ का एक्सप्रेशन, उसके बाद हमें जो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पावर दी गई है उसे सम कर देना है, वही हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब रेट लॉ जब देखोगे तो ये अल्फा और बीटा आते हैं, तो अल्फा और मतलब रेट लॉ में जो पावर होती है कॉन्सेंट्रेशन की वो क्या होती है, अल्फा और बीटा। ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना। तो पहले 3 केसेस में तो लग गया, मतलब तीनों केसेस में आपने आराम से कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था वही हमारा ऑर्डर क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू बन गई। लेकिन यही 2 केसेस ने ये हमको समझा दिया कि ये क्या है, ये एक्चुअल में रेट लॉ पे डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे करता है तो उसको बोल देना चाहिए था कि लोमा लगा दो, लोमा का एक्सप्रेशन होना चाहिए था, ए और बी को ऐड कर दो, वही क्या हो जाएगा आपका, वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन कहीं तो समझना पड़ेगा ना, अगर हर जगह चीज़ें इक्वल हो जाएंगी तो फिर फर्क क्या रह जाएगा रेट लॉ और लोमा में, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं, उनको पकड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 रिएक्शन ने हमें एकदम अच्छे से समझा दिया कि रेट लॉ और लोमा में क्या डिफरेंस है। ओके, आई होप समझ गए होंगे। इस रिएक्शन से आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, बिल्कुल। ऐसे हम और देख सकते हैं, जैसे CO प्लस Cl2 रिएक्शन कराया CO प्लस Cl2 का, तो COCl2 बन गया, है ना। यहाँ पे ऑर्डर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑर्डर कितना मिलेगा आपको, तो यहाँ का जो ऑर्डर है भाई वो है 5/2। कितना है, 5/2। कैसे, यहाँ पे निकालो, रेट इज इक्वल टू क्या मिलेगा कि S2 कह रहा हूँ भाई, CO है, CO पे पावर 2 इंटू यहाँ पे क्या होगा, Cl2 पे पावर हाफ। समझ में आया। तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये देखो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है, आई होप समझ गए होगे, क्लियर है। देखो यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे देखो ऑर्डर क्या आ गया 5/2, यहाँ पे ऑर्डर 3/2, यहाँ पे ऑर्डर क्या है 0 है, क्लियर है। तो कभी भी इस चीज को आपको भूलना नहीं है ना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 एंड फ्रैक्शनल, बाकी भी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। मैं इसको मिटाऊँ यहाँ से, ठीक। तो ये लिखने आ जाएगा ये वाला पोर्शन, बिल्कुल CO पे 2 और Cl2 पे हाफ। बाकी 1 2 3 वाले में तो दिक्कत नहीं है। एक बार उसका भी लिख के दिखा दे रहा हूँ। जैसे N2O5 था ना, तो N2O5 ने जब रिएक्शन किया तो क्या बनाया, NO2 बनाया और हाफ O2 बना दिया, यहाँ पे 2 लगा लो, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या है, यही मेरा स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था और यही मेरा ऑर्डर बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर अगर मैं निकालूँ इस रिएक्शन का तो क्या मिल जाता है मुझे 1,
अब मैं इसको लिखना चाहूँ तो रेट इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, रेट इज इक्वल टू N2O5 पे पावर क्या मिलेगी हमको 1, है ना। तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, कोई भी रिएक्शन होगा तो उसकी रेट को आप ऐसे दिखाओगे, तो इससे ये पता चल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है ना। कितना डिपेंड कर रही है, तो एक भाग या 1 पार्ट। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छी बात है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम कुछ और देखेंगे। जैसे हमको ये देखना था कि आखिर काहे ऐसा हो रहा है कि ये 3 से ज़्यादा नहीं हो रही है ना। तो उसका सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण यही है कोलिजन। क्या प्रमुख कारण है, कोलिजन। यानी 3 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में टकरा ही नहीं सकते, और 3 से ज़्यादा अगर रिएक्टेंट टकरा रहे हैं तो उस तरीके से रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगी। कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें 3 से ज़्यादा रिएक्टेंट आ गए, सच बात है ना भाई। जाहिर सी बात है कि 3 अगर हो रहा है 3 अगर हो रहा है ऐसे समझो, 3 रिएक्टेंट मतलब 3 का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो रहा है, तो इसका मतलब 3 रिएक्टेंट टकरा रहे हैं। अब 3 से ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में ये जैसे मैंने अभी लिखा कि यहाँ पे A है, A के बगल में 2 है, B के बगल में 3 है। इसका मतलब क्या है कि 2 ठो A के मॉलिक्यूल हैं, 3 ठो B के मॉलिक्यूल हैं, आपस में टकरा रहे हैं, यानी 5 मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं। तो उस केस में उनका अरेंजमेंट टफ हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो उस रिएक्शन को होने में दिक्कत होगी। ओके, समझ में आया। तो वो रिएक्शन थोड़ा सा क्या नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसी कारण ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा नहीं हो पाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। कॉलिजन होगा, कॉलिजन के बाद अरेंजमेंट होगा, तब जाके रिएक्शन कंप्लीट होता है, यानी तब प्रोडक्ट बनता है। यानी एक रिएक्शन होने के लिए पहले कोलिजन होना पड़ेगा, कोलिजन के बाद फिर क्या होगा, अरेंजमेंट होगी, तब जाके प्रोडक्ट पैदा होगा या तैयार होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। मतलब 3 से ज़्यादा अगर रिएक्टेंट आ गए तो नहीं हो पाएगा, बस इतना याद रखेंगे, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत ही नहीं है समझने की, ठीक है। मतलब नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। N2O5 मतलब ये तो एक मॉलिक्यूल है ना, अपने आप में तो ये एक है, सच पा रहे हो। इसको मैं हीट दे रहा हूँ, ये ब्रेक डाउन हो रहा है, ऐसे समझो, ब्रेक डाउन हो गया। ये अपने आप में एक मॉलिक्यूल्स है, ये सर नो। कोलिजन हो भी रहा है तो इसका इसके साथ ही हो रहा है, तो 2 ही मॉलिक्यूल्स टकराएंगे ना आपस में। हाँ, मॉलिक्यूल्स का टकराना होगा यहाँ पे, ऐसे मत सोचिएगा। ये एटम तो इस तरीके से हो गया, लेकिन ये एटम नहीं ना रहेगा अब। ये क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ चुका है तो ये कंबाइंड मॉलिक्यूल के रूप में काम करेगा, मतलब एक यूनिट के अंदर काम करेगा। एटम्स की बात नहीं हो रही है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही हमको नजर आएंगे या आयन के फॉर्म में नजर आएंगे, यही ना हो सकता है। अब हम क्या देखेंगे, डिफरेंस। क्या देखेंगे, डिफरेंस किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। क्योंकि हमने एक जमाने में ये बोल दिया था कि रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, सेम है ना, यूनिट कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस भी होगा, उस डिफरेंस को देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। पहला यही है कि भैया जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन is the change in concentration of reactant or product in unit time। क्या है लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन क्या, यही तो है कि यूनिट टाइम के अंदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कितना आ रहा है, ऐसा नो। जबकि रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट क्या, बताइए अपने मन से बता दीजिए। यहाँ पे पहला तो डेफिनेशन ही डाल दिया गया, इधर मैंने रेट कांस्टेंट रखा, अच्छा इधर तो लिख देता हूँ मैं ROR, इधर मैं लिख दे रहा हूँ RC, ठीक है ना। रेट कांस्टेंट इज क्या है, इज परपेंडिकुलर नहीं सॉरी, ऐसे लिखो, इट इज परपेंडिकुलर कर रहा हूँ मैं, प्रोपोर्शनल
it is proportional constant, it is a proportional constant, proportional constant and equal to the rate of reaction when concentration of reactant is unity, ये यूनिट, ठीक है ना, सिंपल। मतलब इट इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये तो क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो उसकी जगह पे आया है, यानी एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और ये इक्वल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के एंड इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिट। जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन यूनिट हो जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। ओके, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बोला, लेकिन आपसे समझ लो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब यूनिट हो जाएगा तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट इक्वल हो जाते हैं। यही तो होता है, और कुछ तो होता नहीं है। यहाँ पे दोनों की पहले में क्या बताई गई है, आइडेंटिटी। सेकेंड नंबर पे चलिए, सेकेंड नंबर पे क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट या सिंपल लिखो any reactant, the rate of reaction at any instant, easy रहेगा, depends upon concentration of reactant, है ना। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसी भी इंस्टेंट पे डिपेंड्स करता है। डिपेंड मतलब सिंपल समझो यार, ये डिपेंड कर रहा होता है हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, है ना, कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है उसी पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ और लोमा दोनों के दोनों यही तो बता रहे थे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सर, कि कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पावर कितनी है ना। फिर सेकेंड नंबर पे आ जाओ, रेट कांस्टेंट की बात समझो। द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट, ये तो मैंने पहले ही बताया था, ये डिपेंड ही नहीं करता, ये डिपेंड करता है लेकिन ये डिपेंड नहीं करता है। एक टॉफी का दाम हमेशा इक्वल रहेगा, चाहे आप 10 लो टॉफियाँ, चाहे 20 लो, चाहे 50 लो, है ना। तो द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन concentration of reactant, ठीक है। ये दोनों बातें हमारी क्या हो जानी चाहिए, क्लियर, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे क्या है कि इट्स अ यूनिट ऑलवेज, ठीक है ना, इट्स अ यूनिट ऑलवेज मोल लीटर -1 सेकेंड -1। रेट ऑफ रिएक्शन की यही तो होती है यूनिट, मोल लीटर -1 सेकेंड -1, ठीक है। और चौथे नंबर पे इट्स अ यूनिट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि किस टाइप का, किस ऑर्डर का रिएक्शन है। अब यहाँ पे मैं एंड करूँगा, यहीं से शुरुआत होगी। हमें क्या देखना है, यूनिट देखना है, क्लियर है। पहले डिफरेंसेस क्लियर कर लें, हम एक बार पुनः देख लें। पहले ने बोला कि ये क्या है, ये एक्चुअल में कितना कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आता है रिएक्टेंट के यूनिट टाइम में, वही होता है रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट जो होता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, ठीक है ना। एंड इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाए, यूनिट हो जाए। ओके, फिर आगे आते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी ये जो होता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, वो किसी भी इंस्टेंस पे, इंस्टेंस होगा,
ठीक है ना, डिपेंड्स करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे, जबकि ये रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इसका हमेशा यूनिट जो होता है मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1 होता है, जबकि इसका यूनिट जो होता है वो डिपेंड करता है कि ऑर्डर कैसा है रिएक्शन का। ओके ठीक, तो अब हम देखते हैं क्या यूनिट्स ऑफ के। तो स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैंने आपको आपको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करना पड़े, मिटा दिया पहले ही। तो यूनिट ऑफ के फटाफट देख लेते हैं। अब देखो यूनिट ऑफ के देखने के लिए भाई ज़्यादा कुछ करना नहीं है, स्टार्ट करना है 0 से, ठीक है ना। तो 0 ऑर्डर का अगर रिएक्शन है, देखो पहले ही बोल दिया गया है कि जो के की यूनिट है वो डिपेंड करती है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ठीक है ना। जैसे आपको पहले भी बताया गया कि मान लीजिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने लिखा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हटाओ यार के लिखो, यहाँ पे ए पे पावर ए है ना, ए पे पावर ए और बी पे पावर क्या है, बी है। थोड़ा ध्यान से देखना, मुझे के की यूनिट चाहिए, मुझे रेट का तो पता है, इसका तो ऑलवेज क्या होता है मोल लीटर माइनस 1 एंड सेकेंड माइनस 1, यही होता है बिल्कुल। मुझे इसकी यूनिट चाहिए तो इनको इधर भेजना पड़ेगा। अब इसको इधर मैं भेज दूं तो ए का तो मुझे पता है कि मोल इंटू लीटर माइनस 1 होता है ना, मोल लीटर माइनस 1। लेकिन इसके ऊपर पावर क्या है, ए है, और यहाँ पे पावर क्या है, इसके बगल में जो है, यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे भी देख लेता हूँ मोल लीटर माइनस 1 है ना, इस पे पावर क्या है, बी है। ध्यान से देखो तो नीचे का बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएंगी, यही ना होगा। तो ऊपर क्या रह जाएगा, मोल लीटर माइनस 1 और सेकेंड माइनस 1 होगा, और नीचे क्या हो जाएगा मोल लीटर माइनस 1 पे पावर ए प्लस बी, है ना। अब मैं अगर इसको ऊपर ले भी जाऊं या काटना पीटना चाहूं तो कटेगा पीटेगा नहीं, क्योंकि रीजन ये ए प्लस बी है। ए प्लस बी कोई नंबर तो है नहीं कि मैं यहाँ पे रख दूं काम चल जाएगा। तो प्रॉब्लम यहीं पे फंस रही थी, मुझे ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए थी। और ध्यान से देखिए ए प्लस बी का मतलब क्या है, यही तो है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नहीं सर अल्फा प्लस बीटा, अरे वही बात है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ले लो, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा या ए प्लस बी लोगे तो वही क्या बनाएगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी ले दे के पूरा का पूरा जो के का यूनिट है वो डिपेंड कर गया इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है ना। तो हमें ए प्लस बी को पकड़ना पड़ेगा। ए प्लस बी समझ में आ गया तो के की वैल्यू मिल जाएगी, काम खत्म। अगर मैं 0 ऑर्डर का रिएक्शन ले रहा हूं तो उस केस में क्या होता है सर, 0 ऑर्डर के रिएक्शन का कुछ इस तरीके से नामांकन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है कि मान लो यहाँ पे रेट मैं लिख रहा हूँ तो रेट इज इक्वल टू के, यहाँ पे मान लेता हूँ एक रिएक्टेंट है अपना ए, इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी 0, इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी 0, यही होगा, आया ना। अब भाई ए का मतलब ए पे पावर 0 का मतलब मैंने डायरेक्ट ए प्लस बी होता है ना, मैंने पूरा रिएक्टेंट ए मान लिया। भाई यूनिट खेलना है ना हमको अभी, तो सिर्फ यूनिट मतलब एक ही होगा, मोल लीटर माइनस 1 और उसके ऊपर पावर क्या रख दिया ए प्लस बी, मतलब दोनों पावर ऐड कर दिया, ए प्लस बी हो गया। अब ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी 0, रीजन क्योंकि 0 ऑर्डर का रिएक्शन है ना। 0 ऑर्डर के रिएक्शन में यहाँ पे 0 होता है। मुझे के की यूनिट चाहिए तो मैं इसको इधर भेजूंगा, रेट फटाफट इसकी यूनिट निकाल के पहले लिख दो, लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1, और ए को नीचे लेके आओ तो ए मतलब मोल लीटर माइनस 1 और इस पे पावर क्या है 0, है ना। 0 का मतलब खेल खत्म, 1 हो जाएगा ना इसकी वैल्यू यहाँ पे, तो सीधे सीधे बचेगा क्या, मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो रेट कांस्टेंट यानी दर नियतांक का जो यूनिट यानी मात्रक होगा वो क्या होगा, मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1 ही होगा, जो कि रेट के बराबर है ना। क्लियर है बिल्कुल, जो कि रेट के यूनिट के बराबर है। के फॉर 0, मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब के नॉट मत कर लीजिएगा इसको, के 0 है, 0 का मतलब 0 ऑर्डर के रिएक्शन के लिए मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1 होगा, है ना। ये बहुत बार पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज रहोगे, है ना, क्योंकि सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। अब सेकेंड के केस में देख लो, सेकेंड मतलब नहीं, सेकेंड नहीं फर्स्ट, ये 0 था ना, तो फर्स्ट के केस में देखो, फर्स्ट के केस में देखो, तो फर्स्ट के केस में देखेंगे, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या होगा सर, रेट इज इक्वल टू के, यहाँ पे ए रहेगा, ए पे पावर क्या हो जाएगा 1, यही ना होगा। तो रेट का मतलब मोल लीटर माइनस 1, मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1, इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मोल क्या बोलते हैं लीटर माइनस 1 और पावर क्या हो गई 1। ओके, अब देखो ध्यान से, तो 1 का मतलब सीधा सीधा यही लिख दो इज इक्वल टू के। अब देखो मोल से मोल क्या हो जाएगा कैंसिल, लीटर माइनस 1 से लीटर माइनस 1 कैंसिल, तो के की वैल्यू क्या बची सेकेंड माइनस 1, सेकेंड माइनस 1,
ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, सेकेंड माइनस 1। अब ऐसे ही सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देख लो, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अगर हमारे पास है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के ए पे पावर क्या आ जाएगी 2, ठीक है ना। या सीधा सीधा यहाँ पे लिखो मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1, ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा मोल पे पावर 2 और लीटर माइनस 1 पे पावर क्या हो जाएगा 2, डायरेक्ट किया हूँ मैं, है ना। यहाँ पे मोल लीटर माइनस 1 लिखूंगा, 2 है तो 2 पावर। अब देखो यहाँ पे मोल से एक मोल कैंसिल हो जाएगा, है ना। और लीटर माइनस 1 है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो लीटर एक प्लस में हो जाएगा, है ना। और सेकेंड माइनस 1 तो ऐसे ही रह जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा देखो तो क्या मिल गया हमको, इसको ऊपर लेके चले जाता हूँ तो ऊपर लेके जाऊंगा तो लीटर पे +2 और लीटर -1, है ना, इंटू सेकेंड माइनस 1। और मोल यहाँ पे एक ठो बचा था तो इस मोल को ऊपर लेके आऊंगा तो मोल पे -1 इज इक्वल टू के। तो के इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको सर, 2 में से एक घट जाएगा तो यहाँ पे एक यल बचेगा। या सीधा सीधा ऐसे लिखो मोल -1 और लीटर पे पावर 1 और सेकेंड -1। ये हमारा सेकेंड के लिए है, ये फर्स्ट के लिए है, ठीक है ना, ये सेकेंड के लिए है। मोल -1 लीटर सेकेंड -1। ये एमसीक्यू में पूछ देता है बार बार कि भैया ये बताइए सेकेंड ऑर्डर के लिए के की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी के की यूनिट क्या होगी, फर्स्ट के लिए क्या होगी, ऐसा छोटे छोटे क्वेश्चंस में अंदर पूछ देता है। तो फर्स्ट का, सेकेंड का और 0 का निकालने आ गया, है ना। थर्ड का निकालना चाहे तो थर्ड का भी निकाल देते हैं, है ना। इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, थर्ड का निकाल लेते हैं, ध्यान देंगे। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम देखें तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि क्या है हमारे पास, रेट इज इक्वल टू यहाँ पे के है, यहाँ पे ए पे पावर क्या आ जाएगा 3, यही ना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मोल लीटर -1, यहाँ पे सेकेंड -1, ये तो ऑलवेज यही रहता है। इसको नीचे लेके आ जाओ तो मोल पे पावर 3 हो जाएगा और लीटर पे पावर -3 हो जाएगा इज इक्वल टू के। कैंसिल आउट कर दूँ, इसको ऊपर ले जाओ तो सीधा सीधा मिल जाएगा हमको मोल पे -2 लीटर का स्क्वायर और सेकेंड -1 इज इक्वल टू के की यूनिट ही हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी बिल्कुल, ये हो जाएगा। अब फोर्थ के लिए अब जरूरी ही नहीं है, तीन ही ऑर्डर के लिए होता ही है ना, चौथा होता नहीं है। फ्रैक्शनल देगा तो फ्रैक्शनल यूज करके कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए हमसे एन ऑर्डर का रिएक्शन अगर बोल दिया तो होता नहीं है, लेकिन हमेशा लेके चलना चाहिए, पढ़ रहे हैं यहाँ तक, वहाँ तक देख लेते हैं। तो एन ऑर्डर का रिएक्शन है तो, है ना, क्योंकि ऐसे तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे बारी बारी हम करते जाएंगे, इतना टाइम लग रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या एक फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं। समझ आ रहा है ना। जैसे मैथ के अंदर आप लोग पढ़ते होंगे, सीक्वेंशियल सीरीज ऐसे ही तो चलता है, 4-5 तो कर लेते हैं, उसके बाद ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर फार्मूला बना देते हैं। तो बस ऐसे मैं मान लेता हूँ कि एन ऑर्डर का रिएक्शन है, इसका मतलब रेट इज इक्वल टू क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के ए पे पावर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, है ना। अब रेट मोल लीटर -1 सेकेंड -1 होगा, ए को इसके नीचे लेके आओ, ए का मतलब यहाँ पे आएगा तो मोल लीटर -1 होगा और इस पे पावर क्या आ जाएगी n इज इक्वल टू के। थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन एक बार बना लेंगे, काम खत्म। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मोल लीटर -1 ऐसे ही रहेगा, सेकेंड -1 भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा मोल पे पावर n और यहाँ पे हो जाएगा लीटर -n हो जाएगा। इसको ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मोल इंटू यहाँ पे मोल पे पावर -n हो जाएगा, इंटू यहाँ पे बगल में देखेंगे तो लीटर पे -1 है और यहाँ पे हो जाएगा लीटर -n, है ना। और बगल में क्या होगा, सेकेंड -1। काम करते हैं साफ सुथरे जगह पे करते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, मोल पे मोल पे +1 और इंटू मोल पे -n। यहाँ पे लीटर है, लीटर पे -1 इंटू लीटर पे पावर -n और फिर सेकेंड -1 इज इक्वल टू यहाँ पे के। यही होगा भाई, n का बारी बारी मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ओके। ऊपर लेके गया, अच्छा l पे पावर +n होगा, क्योंकि ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका मोल 1 - n, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे n-1 और सेकेंड -1 इज इक्वल टू क्या हो गया के। क्लियर है, ये मिल गया हमको, ये हमको फॉर्मूले के रूप में मिल गया। अब n की वैल्यू आप रखते जाओ, आपको मिलते जाएगा, n की वैल्यू आप रखते जाओ, मिलते जाएगा आपको, है ना। क्या तो 1 - n ही तो होगा,
देखिए यहाँ पे इसको लेके जाऊंगा ऊपर, यहाँ पे 1 है, ये माइनस में है ना, तो 1 माइनस n होगा। यहाँ पे देखिए n प्लस में है तो इसको पहले लिख दूंगा n माइनस 1। ओके, अब बारी बारी ये फॉर्मूला बन गया, यही फॉर्मूला है, इसको याद कर लोगे तो काम खत्म। अब ये भी पूछ देता है कि nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या होगा k की वैल्यू, या क्या k का फॉर्मूला होगा, यही होगा। अब n की वैल्यू 0 डाल दो तो इसका मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गया, है ना। अब 0 डालोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो मोल 1 माइनस 0, L 0 माइनस 1, सेकेंड माइनस 1 हो गया, तो क्या मिलेगा हमको सर, मोल लीटर माइनस 1, सेकेंड माइनस 1 होगा के की यूनिट, यानी 0 ऑर्डर के लिए यही तो था, देखो K0 यही तो था अपना, ठीक है ना। n इज इक्वल टू 1 डाल दो तो क्या मिलेगा हमको, मोल यहाँ पे 1 माइनस 1, यहाँ पे L n माइनस 1 माइनस 1 और सेकेंड माइनस 1, ये 0, ये सॉरी ये 1, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी 0, यहाँ भी 0, तो इसका मतलब 1 तो सीधा से सीधा क्या बचेगा, k की वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, सेकेंड माइनस 1, है ना। ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 डाल दीजिए, 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डायरेक्ट करिए 1 माइनस 2 तो माइनस 1 बचेगा, और 2 माइनस 1 तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, k की जो यूनिट है वो डायरेक्ट हमको क्या मिल जाएगी सर, मोल पे माइनस 1, मोल पे माइनस 1 और L पे पावर 1, है ना, और सेकेंड माइनस 1, तो ये सेकेंड के लिए होगा। थर्ड के लिए निकालो, थर्ड के लिए क्या होगा, 3 में से 1 जाएगा, माइनस 2 बचेगा, और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, यानी क्या मिल गया हमको, मोल पे माइनस 2 और L पे प्लस 2 और सेकेंड माइनस 1, यही ना होगा। ये थर्ड के लिए k की वैल्यू हो गई। क्लियर है, ये थर्ड, आई होप समझ में आ गया होगा, ये याद रखोगे सब हो जाएगा। ओके, तो कैसे हम किसी भी रेट कांस्टेंट का किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट डिफाइन करेंगे, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। 0 के लिए बता दिया, फर्स्ट के लिए बता दिया रैंडम तरीके से, फिर आपको एक फॉर्मूला भी दे दिया, अब आप जितना मन करे निकाल सकते हो, ठीक है। अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ तक आप क्या कर लेंगे, सबसे पहले नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आप सेकेंड पोर्शन पे पहुँचते हैं। हम लोगों ने रेट लॉ एंड लोमा ख़त्म कर लिया, अब हम देखते हैं कुछ नई चीज़ें। उसके पहले हमको थोड़ी सी कोलिजन थ्योरी के बारे में जाननी होगी बातें। कोलिजन थ्योरी अगेन हमको पढ़ना भी है आगे भी, लेकिन एक बार पुनः पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमको एक टर्म पढ़ना है मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, तो उसको समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है। अब कोलिजन थ्योरम है क्या, थ्योरी क्या है, ये कहता है कि एक रिएक्शन के अंदर फॉर अ रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, टू अकर, अगर एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ना, टू अकर रिएक्टिंग molecules must comes to closer and collide with each other। मतलब क्या, इसका मतलब समझिएगा, फॉर अ रिएक्शन टू अकर, मतलब एक रिएक्शन के होने के लिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो है उनको नज़दीक आना पड़ेगा और एक दूसरे से टकराना पड़ेगा, टू फॉर्म प्रोडक्ट, ताकि प्रोडक्ट बने, है ना, ताकि प्रोडक्ट बने। तो कोलिजन थ्योरी यही है कि भैया रिएक्शन तभी होगा जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होंगे, टकराएंगे, टकराने के बाद क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब पहले पास आएंगे, पास आने के बाद टकराएंगे, और टकराएंगे तब जाके क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। यही क्या है, कोलिजन थ्योरी है। समझ पा रहे हैं, यही क्या है, कोलिजन थ्योरी है। तो आई होप समझ गए होंगे कि कोलिजन थ्योरी क्या बता रही है। कोलिजन थ्योरी ये बता रही है कि रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होंगे, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, तभी जाके ये चीजें होंगी। अब ध्यान से समझेंगे एक बात कि ये जो कोलिजन होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है इफेक्टिव कोलिजन, और दूसरा होता है हमारे पास नॉन इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है ना, नॉन इफेक्टिव बोल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल, या अनइफेक्टिव बोल सकता हूँ, अनइफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। इसमें क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या होता है, ऐसा कोलिजन जिसके रिजल्ट मतलब टकराया और टकराने के बाद क्या बना दिया, प्रोडक्ट, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। लेकिन अगर
ऐसा कोलिजन हुआ जिसमें प्रोडक्ट नहीं बना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनइफेक्टिव कोलिजन। तो इसका सीधा मतलब लिखिएगा, फॉर्म प्रोडक्ट, टकराया, टकराने के बाद क्या बना दिया, प्रोडक्ट, नो फॉर्म प्रोडक्ट, सिंपल, नो फॉर्म प्रोडक्ट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोल देंगे अनइफेक्टिव कोलिजन। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब है इसका। कोलिजन होगा तभी क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, कोलिजन होगा तभी क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, तभी रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगा। ओके, अब कोलिजन दो टाइप के होंगे, ऐसा कोलिजन जिसमें प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसा कोलिजन जिसमें प्रोडक्ट नहीं बन रहा है टकराने के बाद। ठीक है, तो नहीं बन रहा है तो अनइफेक्टिव, अब बन रहा है तो इफेक्टिव। आई होप समझ गए होंगे कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड है मॉलिक्यूलरिटी। क्या मतलब है इसका, वो ये बताती है कि कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स या एटम या आयंस आपस में टकराए हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो नंबर रिप्रेजेंट करती है। समझ पा रहे हैं? तो अगला हेडिंग क्या डालेंगे आप, मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है ना, मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है, वैसे तो इसको सिंपल भाषा में हम क्या बोल सकते हैं कि भैया नंबर बताएगा ये कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, आयन, जो भी बोल लो, जो क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। जैसे अभी बस जस्ट मैंने बताया कि भैया एक रिएक्शन होगा तो इसमें कोलिजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, कोलिजन होगा तभी प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो कितने रिएक्टिंग, अच्छा इसमें कोलिजन भी किसका होगा, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का, तो कितने रिएक्टेंट टकराए हैं, है ना, उसी नंबर को हम लोग मॉलिक्यूलरिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? ठीक, इसी चीज को हम लिखते हैं, इसी चीज को हम लिखेंगे भी, द नंबर ऑफ आयन, एटम, जो भी ले लो, आयन ले लो, एटम ले लो, जो कि क्या है एक्चुअल में, ये क्या है, या मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स, जो कि स्पेशली क्या है सर, ये द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, ठीक है ना, स्पेसीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री, अभी एलिमेंट्री भी आ गया, इसको भी समझा रहे हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide simultaneously ठीक है ना, in order to bring about a chemical reaction is called molecularity। यह डेफिनेशन थोड़ा सा बड़ा है बट कोई मतलब नहीं है, सीधा मतलब यही है कि आप ये समझ लो कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या कितने नंबर ऑफ आयंस या कितने नंबर ऑफ एटम्स एक रिएक्टिंग स्पीशीज के टकराए हैं आपस में, और उन्होंने क्या किया है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, प्रोडक्ट बनाया है, बस सिंपल यही है। ओके, जैसे मेरे पास है NH4NO2, है ना, NH4NO2। अब ध्यान से देखा जाए तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टिसिपेट कर रहा है, कितने रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टिंग स्पीशीज है, और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा N2+2H2O बनाया, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टिंग स्पीशीज है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे यूनी, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे को हम बोलेंगे यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। समझे, इसे हम क्या बोलेंगे, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें क्या है, इसमें मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 1 है, मॉलिक्यूलरिटी 1 है। ओके, समझ में आया? अच्छा, ऐसे ही हम और देख लेते हैं, जैसे 2HI था तो ये क्या बनाता है, H2+I2 बनाएगा, इसमें कितने पार्टिसिपेट किए हैं, कितने मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं सर, 2, तो इसका मतलब क्या होगा ये सर, ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा, ठीक है ना, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक, ऐसे ही हम और भी देख सकते हैं, जैसे 2NO+O2 है ना, यहाँ पे क्या बना रहे हैं, NO2 बना रहे हैं,
क्या बना रहे हैं, NO2। ध्यान से देखेंगे तो 2 ठो NO और 1 ठो O2 मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए होंगे तब बना होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई मॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, इसे हम ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। आई होप समझ गए होंगे कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, क्या मतलब है इसका, मतलब ये समझ में आ गया ना कि कितने रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में टकरा रहे हैं और तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक, और जैसा कि इसने पहले ही बोल दिया कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए पॉसिबल होगा निकालना। अब एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म में कंप्लीट हो रहा हो रिएक्शन। जैसे ये जो है ना, इसमें आप दिखा रहे हो तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि NH4NO है, वो N2 + 2H2O के अंदर डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया, बीच में कोई टर्मिनेशन नहीं दिखा रहा है। यानी ऐसा नहीं कि यहाँ से इंटरमीडिएट फॉर्म होगा फिर वो इंटरमीडिएट रिएक्शन करेगा तब जाके ये बनेगा, ऐसा नहीं है। ऐसे यहाँ पे भी सेम कहानी है। तो एक बार में ही रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है, ऐसे रिएक्शन के लिए ही हम लोग मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं। ठीक है ना, हमेशा याद रखेंगे। यानी अगर रिएक्शन के अंदर बहुत सारे पद हैं तो बहुत सारे पद, मतलब अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया कि ए है, ए बी में कन्वर्ट हुआ, फिर बी को लाया मैं, बी सी में कन्वर्ट हो गया, फिर सी डी में कन्वर्ट हो गया, फिर डी ई में कन्वर्ट हो गया। अब यानी सीधा सीधा हम लिख देते हैं ए जो है ई में कन्वर्ट हो गया, ऐसे बोल देते हैं। तो क्या ए ई में कन्वर्ट हुआ तो कितने रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स थे इसके अंदर, सिर्फ एक ही था? नहीं, देखो कितने थे, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक सब रिएक्टिंग स्पीसीज तो है, बहुत सारे आ गए कि नहीं आ गए। तो हम इस पूरे का अगर दिखाना चाहें तो हम नहीं बता सकते कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, समझ पा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम एक एक का बता सकते हैं। यानी इस मतलब ये सिंगल एक टर्म है, ये सेकेंड मतलब ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो मैं एक एक करके बता सकता हूँ। इसकी बता सकता हूँ, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, इसका 1, इसका 1, इसका 1, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन पूरे का ओवरऑल नहीं बता सकते। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के दौरान हम नहीं बता सकते कि उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी। हाँ, लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन यानी उसके एक टर्म का हम बता सकते हैं। क्लियर है, हाँ या ना। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। अब तीसरी बात आती है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था इसके पहले, जब आप देख रहे थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो मैक्सिमम हम दिखा रहे थे कि मैक्सिमम 3 दिखा सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं दिखा सकते। और मैंने वहाँ पे भी यही कंडीशन रखी थी कि 3 से ज़्यादा जो क्या बोलते हैं रिएक्टेंट स्पीसीज है वो आपस में नहीं टकरा सकते, है ना। रिएक्टेंट ज़्यादा 3 से ज़्यादा नहीं अच्छे तरीके से टकरा सकते, और टकराने के बाद अरेंज हो सकते हैं, यानी प्रोडक्ट फॉर्म करने में उन्हें ज़्यादा दिक्कत होगी एक साथ अगर 3 से ज़्यादा टकरा रहे हैं। सेम कहानी तो यहाँ पे भी है, कितने टकरा रहे हैं, तो सर अगर 3 से ज़्यादा टकराएंगे तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, तो वो अनइफेक्टिव हो जाएंगे, कोलिजन, है ना, अनइफेक्टिव हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, रेयर चांसेस होता है कि हो जाता है, लेकिन 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी भी नहीं हो सकती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3, मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 3। ओके, ध्यान में रखिएगा। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया। इसमें आपको क्या याद रखना है, समझ में आ रहा है ना, कि नंबर कितने हैं जो टकरा रहे हैं, रिएक्टिंग स्पीसीज के कितने नंबर हैं जो टकरा रहे हैं। मॉलिक्यूलरिटी के अंदर नोट करके लिखेंगे रिएक्शन विथ, अच्छा पहले तो मैं, हाँ नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये बताइए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन समझ पा रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन समझ पा रहे हैं ना, जिसमें एक से ज़्यादा पद हो, है ना। तो इसके बारे में मैं लिखवाऊंगा नहीं, ये आप खुद समझ लीजिएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्री टर्म्स आ रहे हो या एलिमेंट्री रिएक्शंस हो रहे हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हम उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के एक एलिमेंट्री रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी दिखा सकते हैं, लेकिन पूरे का नहीं दिखा सकते। ओके, इतनी बात याद रखेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन विथ मॉलिक्यूलरिटी greater than 3 are rare as possibilities या probability of more than 3 molecules colliding
colliding simultaneously ठीक है ना, simultaneously to form product is very low, ठीक है, is very low। क्या मतलब है? रिएक्शन विथ मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 आर रेयर एज पॉसिबिलिटीज ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली टू फॉर्म प्रोडक्ट इज वेरी लो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 3 नहीं लिखा मैंने, THREE ये होगा ना 3, ठीक। 3 की स्पेलिंग गलत हो जा रही है, क्या बताऊँ मैं, एक समस्या। सही, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात लिखी गई है जो मैंने बताई कि भैया अगर 3 से ज़्यादा कोलाइडिंग हो रही है, 3 से ज़्यादा कोलाइडिंग हो रही है तो कम ही चांसेस है। ओके, ठीक, इतनी बात लिख लेनी है। दूसरी बात, ये नोट 1 के बाद दूसरे नंबर पे देखेंगे, मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। बट अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो ये कर सकते हैं कि भैया इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एलिमेंट्री जो रिएक्शन हो रहा है उसका हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं। तो वो आप खुद लिख लीजिएगा, इतना आप क्या करेंगे इसके अंदर नोट डाउन करेंगे। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे जैसा कि हमने देखा मॉलिक्यूलरिटी, तो मॉलिक्यूलरिटी में भी क्या आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है ना, और हमने बोल दिया कि सर ये भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। सेम कहानी तो ऑर्डर जैसी ही है ना, ऑर्डर भी 0 1 2 3 मतलब फ्रैक्शनल हो सकता है, वो भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो लगभग चीज़ें तो वही आ रही ना, ऑर्डर में भी नंबर हम देख रहे थे, मॉलिक्यूलरिटी में भी हम नंबर देख रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर भी हैं। तो अगर ये सिमिलर हो गई तो दिक्कत हो जाएगी भाई, सिमिलर नहीं है, ओके, इसके अंदर डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ओके, अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर, यहाँ पे लिख लीजिए आप ऑर्डर और यहाँ पे लिखिए मॉलिक्यूलरिटी। कभी भी डिफरेंस दिखाइए तो सबसे पहले यही दिखाइए कि ऑर्डर क्या होता है और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है बताइए सर। ऑर्डर जो होता है वो सम होता है, द सम ऑफ द पावर ऑफ concentration of reactant, ठीक है ना। क्या हुआ, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन यही होता है, हाँ या ना। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर तो यही होता है बिल्कुल। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब सर द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज which must collide simultaneously, ओके। हाँ, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब ये होता है, समझाना पड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। सम ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर होती है उसी का सम ऑर्डर कहलाता है। जबकि मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में कोलाइड हुए हैं एक साथ। साइमल्टेनियसली का मतलब यही होता है कि एक साथ, है ना, ये नहीं कि एक अभी टकरा है और दूसरा 2 दिन बाद टकराएगा। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ टकरा रहा है, ओके, ठीक है। उसके बाद ध्यान देंगे तो जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर में है 0 0 0 फ्रैक्शनल 0 फ्रैक्शनल, हाँ 0 हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, या सीधा लिख लो होल नंबर हो सकता है,
होल नंबर हो सकता है एंड फ्रैक्शनल हो सकता है ना, यानी फ्रैक्शनल भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसमें क्या होगा कि जो मॉलिक्यूलरिटी होगी, मॉलिक्यूलरिटी क्या हो सकती है? मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज नेचुरल नंबर, है ना। ये ज़ीरो नहीं हो सकती, ये क्या नहीं हो सकती? ज़ीरो नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी ज़ीरो नहीं हो सकती। ऑर्डर ज़ीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ओके, यानी फ्रैक्शनल या डेसिमल भी बोल सकता हूँ मैं, या डेसिमल मत बोलिएगा, फ्रैक्शनल बोलिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री, मतलब ये एलिमेंट्री के लिए भी एप्लीकेबल है एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है, एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोथ, मतलब दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। ओके, बट अगर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी की, तो मॉलिक्यूलरिटी जो होता है, मॉलिक्यूलरिटी इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री रिएक्शन, इट हैज़ नो, या सीधा मैं लिख देता हूँ ना, इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन, इट हैज़ नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, इसका कोई मतलब नहीं है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, जबकि इसमें ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर दोनों के लिए होता है, कॉम्प्लेक्स के लिए भी और एलिमेंट्री के लिए भी। ओके, ठीक है ना। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, देखिए ऐसा तो मैं लिख सकता हूँ कि ऑर्डर जो हो सकता है वो जीरो हो सकता है और मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती। चौथी डिफरेंस ये मैं डाल सकता हूँ, है ना, लेकिन वो छोड़ देते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया कि यहाँ पे नेचुरल होल नंबर हो सकता है और फ्रैक्शनल हो सकता है, ठीक है ना, आर फ्रैक्शनल, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया गया कि नेचुरल नंबर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि ऑर्डर जो है, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ये एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो है, मॉलिक्यूलरिटी इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। यानी इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए यहाँ से समझेंगे, ऑर्डर एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट के भी यहाँ पे निकलता है। क्यों? जैसे कि आपने देखा यहाँ पे रेट लॉ है, रेट लॉ के अंदर जो आप देख रहे हो अल्फा और बीटा चाहिए, है ना, और अल्फा और बीटा कैसे निकाले जाएंगे सर? एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जबकि ये तो आप देख के बता दे रहे हो, तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ओके, ध्यान से समझेंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल है और जबकि ऑर्डर क्या है? एक्सपेरिमेंटल है। तो ये दोनों डिफरेंस समझ गए, ठीक है। अब इसके आगे हम देखेंगे, जानते हैं क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या बताता है? आपने बहुत समय पहले से पढ़ा है मैकेनिज्म, कई बार रिएक्शंस होते हैं उनके मैकेनिज्म आप देखते हो। तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि भैया एक मॉलिक्यूल्स कैसे प्रोडक्ट फॉर्म करता है, उसके प्रोसेस को आप देखते हो, है ना। वैसे तो तरीका क्या है कि भैया वो टकराएगा तो आप टकराना तो देखने जा नहीं रहे हो, है ना, टकराहट तो नहीं ना देख पाओगे। कॉपी पे आप क्या करते हो? कॉपी पे आप देखते हो कि मेनली एक रिएक्शन कैसे दूसरे के साथ कंपोज हुआ है, ठीक है ना, एक रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट में बदल रहा है, उसकी कहानी, ठीक है ना। तो अगला हेडिंग क्या डालेंगे? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है भैया? द स्टेप वाइज, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है ना, is called mechanism of reaction. Step wise representation of complex reaction is called mechanism of reaction. मतलब सिंपल यार, कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसके अंदर बहुत सारे पद होते हैं, है ना, तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है? स्टेप वाइज समझना पड़ता है ना। तो जो स्टेप वाइज आप देखते हो, जैसे आपको मैं बार बार पढ़ाया हूँ, कई बार पढ़ाया हूँ
एक रिएक्शन के अंदर फटाक से वो बन नहीं जाता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम